सो मिडिवल में आपको जो कराया था हमने उसको करा दिया था। उसके बाद थोड़ा सा जो है आपका उसको अलग से कर लेंगे। अभी हम मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो मॉडर्न बिहार, ठीक है। यस सर। हाँ, आपको है ना दिया हुआ था नोट्स, उसमें से देखिएगा, या इंग्लिश में अगर नोट करना है तो कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर 4 मॉडर्न बिहार बिफोर 1857, इसमें हम लोग 1857। अच्छा ठीक, आवाज़ की ठीक। सो इसमें 1857 का जो हमारा रिवोल्ट है उसके पहले जो है जो भी सारे इवेंट्स हमारे बिहार में हुए उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1857। 1857 के बाद जो हुए ये चीज़ें उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का शुरू हो रहा है, जहाँ से कि यूरोपियंस का आना शुरू हुआ बिहार में, इंडिया में, और वहाँ से लेकर जो है आपके बिहार में जो अलग अलग यूरोप के देश के आए लोग और अपनी अपनी कंपनी इस्टेब्लिश किया, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हुए, ठीक है। तो देखेंगे इसको, चैप्टर 4 मॉडर्न बिहार। इसको हमने मेनली, ये चैप्टर हमारा 3 पॉइंट्स पर फोकस्ड है। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी यूरोपीय कंपनियों का आना, ठीक है। पहला जो हमारा इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार का फोकस है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना, फर्स्ट जो है। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ये हमारा फर्स्ट जो है इसका टॉपिक होगा मेजर इस चैप्टर का। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश ने किस तरह से बिहार में और अपना इंडिया में अपना राज कायम किया। और थर्ड पॉइंट होगा पीपल्स मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लोगों के आंदोलन हुए, ठीक है, वो लोगों के हुए, आदिवासियों के हुए, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे उन मूवमेंट्स पर हमारा फोकस होगा, ठीक है। उन ट्राइबल मूवमेंट्स बेसिकली ज़्यादा हुए थे आदिवासियों के। तो ये 3 पॉइंट्स पर हमारा इस टॉपिक, इस चैप्टर में फोकस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी यूरोपीय कंपनियों का आना, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अराइव्ड इन बिहार इन 17th सेंचुरी। सबसे पहले जो है आपकी जो यूरोपीय कंपनीज आई, देखिए आपको बताया था हमने मॉडर्न इंडिया में जब आपको पढ़ाया था कि यूरोप में एक जो क्रांति हुई थी रेनेसां, ठीक है। रेनेसां जो हुई थी, आपको बताया था पुनर्जागरण जिसे कहते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। हाँ डेजी, इतिहास में पुनर्जागरण पढ़ा यूरोप में जो हुआ है। यस सर। हाँ, तो उसमें लोगों की सोच जो है आपको मैंने बताया था कि बदली थी, जब लोग अंधविश्वास से एक रैशनलिज्म की तरफ, तार्किक सोच की तरफ बढ़े थे, कि लोग जो है जैसा उन्हें शास्त्रों में या बड़े लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बताया जाता था, उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना जो है वो बंद कर दिया था। और लोग अपनी सोच, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्हें जो ठीक लगता था उसी के अनुसार वो जो है अपना बिहेवियर करते थे, न कि जैसा उन्हें बताया जाए, जैसा बड़े लोग कहें या जैसा विद्वान कहें वैसा जो है। तो हाँ, तो ये जो आपको बताया था कि इस सोच का रिजल्ट क्या हुआ था, कि दूर, जो मैंने आपको बताया था कि पहले जैसे कि विदेश जाना गलत माना जाता था, समुद्र पार करना या समुद्र में दूर तक जाना जो मना था पहले, तो उसको लेकर सोच बदली कि नहीं, समुद्र में हम क्यों नहीं जाए, जिससे कि एज ऑफ डिस्कवरी जो आपको बताया था कि खोज, समुद्री खोजें शुरू हुई थी। लोग दूर दूर जाकर नए नए जगहों की खोज करने लगे थे, वो सब आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एज ऑफ डिस्कवरी जिसको कहते हैं हम। तो यस सर। बड़े बड़े यूरोप देश के जो नाविक, जो सेलर्स थे, वो जो है, आज ही आना चाहिए, नहीं आ सकते, चले जाओ। तो कई देशों के, जैसे स्पेन था, पोर्चुगल था, उसके जो सेलर्स थे, नाविक जो थे, वो आपके दूर दूर देशों में आपके
जाने लगे थे खोज करने के लिए नए नए जगहों की, ताकि वहां जाके व्यापार किया जा सके, ट्रेड किया जा सके। ठीक है, तो इसे एज ऑफ, तो इससे क्या हुआ था, जिसमें कि आपको सबसे पहले देखिए कि मार्को पोलो, कोलंबस, मैगेलॉन, इनका नाम जो है इसमें आता है, जो यूरोप के बड़े बड़े ये सेलर्स थे। बहुत ही ये निडर थे, डरते नहीं थे दूर जाने से। और इन्होंने, जैसे कोलंबस सबसे पहले निकला था इंडिया की खोज करने के लिए, तो आपने पढ़ा कि वो जो है अमेरिका चला गया था, तो उसने उसी को अमेरिका जो वेस्ट इंडीज नाम दिया। ठीक है, तो उसने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं, लेकिन एक्चुअली वो कहीं और पहुंच गया था, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। ठीक है, बताया था मैंने आपको। Yes, sir. उसके बाद Australia. हाँ, मैगेलॉन जो था वो, उसने भी यूरोप से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, और बड़े बड़े जो समुद्र के रूट्स थे उनकी खोज की थी। और उसके बाद फिर वास्को डगामा जो है वो फाइनली इंडिया आया था, आपके कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक है, तो उसने, तो ये इनका जो आना, और इन्होंने जो सी का रूट खोज लिया था इंडिया और दूसरे देशों के लिए, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वहां से लोग व्यापार करने के लिए, जब उन्होंने देखा कि ऐसे दूर देशों में व्यापार का बहुत अच्छा मौका है, तो क्योंकि यहाँ कई चीज़ें पाई जाती थी इंडिया में, जिसको वो लोग ऊंचे दामों पर यूरोप में बेच सकते थे, और यूरोप में बनी हुई चीज़ों के लिए यहाँ जो है बड़ा बड़ा मार्केट उन्हें मिल रहा था, यहाँ वो बेच सकते थे। तो इनके पीछे पीछे जो है वहाँ के सरकारों ने अपने कुछ व्यापारियों को भेजा। तो इस तरह से यूरोप के जो बड़े देश थे उनके व्यापारी अलग अलग देशों में जाना शुरू किया उन्होंने व्यापार के लिए। जैसे एशिया की खोज, एशिया जो इंडिया था, एशिया का जो पार्ट है, तो यहाँ तक के लिए सी रूट वो लोग नहीं जानते थे। तो जब वास्को ड गामा आया और उसने सी रूट की खोज किया, तो समुद्र से क्या हुआ कि आना जाना बहुत आसान था। लैंड से पहले आपको बताया था कि जब तक सी रूट नहीं खोजा गया था, तब तक जो है लोग जमीन से जाते थे, और जमीन पर जाने में बहुत समय लगता था और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी, कई बार दुश्मन मिल जाते थे, लुटेरे, डाकू, हर तरह के जो है आते थे, तो उनसे निपटना बड़ा मुश्किल होता था। तो दूर तक जमीन पर जाना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता था, और समुद्र के रास्ते आना बहुत ही आसान हो गया। इसलिए एक तेजी से इसमें भी एक रिवॉल्यूशन आया, और सब लोग जो है नए नए शिप बनने लग गए, बड़ी बड़े बोट्स बनने लग गए, जो दूर तक जा सकती थी, और उसमें कैरिंग कैपेसिटी उनका काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूरोप में एक नई क्रांति आई, कि जिसमें समुद्र के रास्ते लोग दूर देशों तक जाने लग गए, और उसमें जो है वहाँ जाके बिजनेस करने लग गए। तो इन देशों के जो सरकारें थी, राजा थे, रानी थे, जो भी थे, उन्होंने ऐसे जो सेलर्स थे, व्यापारी थे, नाविक थे, उनको उन्होंने पैसा वगैरह ऑफर करना शुरू किया, मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया कि हम आपको पैसा देंगे व्यापार करने के लिए, आप जाइए ऐसे जगहों पर, वहां जाके व्यापार कीजिए, और उससे जो फायदा होता है उसमें हमें भी फायदा दीजिए। तो इसी तरह देखिए, कोलंबस को भी स्पेन के रानी ने वहां से भेजा था, या वास्को डगामा को भी पुर्तगाल से भेजा गया था। इन सब को अपने अपने गवर्नमेंट या वहां के राजा रानी जो भी थे उनके द्वारा सपोर्ट मिला था। तो इस तरह से ये जो व्यापारी थे, इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई, और ये अलग अलग देशों में आके अपनी अपनी कंपनी इस्टेब्लिश किया व्यापार के लिए, जिनको कि हमने कहा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से एक के बाद एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आना शुरू हो गई। अब चूंकि हम भारत का इतिहास और अभी खासकर बिहार का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो भारत का तो आपने पढ़ ही रखा है, मॉडर्न इंडिया। तो उसमें जो है देखिए, इसमें अब चूंकि ये जो देश थे यूरोप, अमेरिका, उनसे हमारा देश का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, किस दिशा में पड़ता है हमारा देश यूरोप से, बताइए आप डेजी। हाँ, तो ये हमारा पूर्व दिशा में पड़ता है। अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान में देखेंगे विश्व के नक्शे पे, तो क्या है, पश्चिम में है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, अफ्रीका, और उसके इधर फिर हमारा आ जाता है एशिया, जिसमें ऊपर रसिया, चाइना और इंडिया है। तो हमारा देश जो है वो पूर्व की ओर पड़ता था, ईस्ट की ओर। तो इसीलिए जो भी देश थे, उनमें जो बिजनेस कंपनीज, व्यापारिक कंपनी बनी,
उनका नाम पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आई बात? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंडिया के लिए था वो कंपनी और चूंकि ईस्ट में पड़ता था तो उन सबका ही नाम होता था ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिस देश का होता था उस देश का नाम पड़ जाता था। तो जैसे फ्रांस से जो कंपनी इंडिया व्यापार करने आई उसको नाम पड़ गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ गए? जो ब्रिटेन से कंपनी आई उसका नाम पड़ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह जो पुर्तगाल से आया तो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया, मतलब अपने अपने देश के नाम के साथ, चूंकि अगर वो इंडिया के लिए आ रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और इंडिया अगर नाम लेते थे उस समय तो इंडिया में इंडिया, चाइना के आसपास का सारा इलाका वो आ जाता था। इंडिया का मतलब आज का इंडिया आप नहीं समझेंगे। उस समय जो इंडिया कहा जाता था तो इंडिया में उस समय आज का बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीज आ जाते थे देश। ठीक है, चाइना को अलग रखते थे, चाइना को छोड़ के बाकी जितने थे वो सब इंडिया में ही शामिल हो जाते थे। म्यांमार, थाईलैंड, उधर सब जो देश थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर देश के बने, बड़े बड़े देशों के, पोर्चुगल, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, ब्रिटेन, ये सब जो देश थे। ठीक है, तो जैसा देखिए आप इसमें देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट लाइन है देखिए कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अराइव्ड इन बिहार इन 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी यानी 1600 समथिंग में आपके देखिए ना अपने नोट्स में आपको जो दिया था हिंदी में, तो यूरोप से जो है ऐसी व्यापारी कंपनियां जो है वो 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी में जो बिहार में आना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, बिहार वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर बिहार वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एट दैट टाइम। उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बिहार एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, बिहार जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार से उस समय दूसरे देशों में भी काफ़ी ट्रेड होता था। अब देखिए इसमें जो आपको लाइन आया है जो बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, देखिए नेक्स्ट लाइन को अंडरलाइन करेंगे अगर नहीं किया है तो। हाँ अच्छा, तो चलिए ठीक है, हम आपको करके उसको कर देंगे। ठीक है, हम लिख लेंगे। हाँ लिख लीजिएगा। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट, इसको लिख लीजिए, चाहे तो इस लाइन को लिख लीजिए खाली अलग से। द पोर्चुगीज वर फर्स्ट, देखिए आप लिख लीजिए, पुर्तगाली जो है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। हाँ, द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव इन बिहार रीजन। आपको बीपीएससी में पूछा गया था पिछले 67 या 68 में कि बिहार में आने वाले पहली कंपनी कौन सी थी, किस देश की थी। तो ध्यान रखिएगा कि पोर्चुगीज, पुर्तगाल के जो थे वो सबसे पहले, पोर्चुगीज जो थे सबसे पहले आए थे बिहार में। बिहार की बात होगी तो ठीक है, इंडिया का नहीं, बिहार का भी हम बात कर रहे हैं। तो बिहार में आने वाले जो पहला यूरोपियन कंट्री का था कंपनी, दैट वाज पोर्चुगीज, पुर्तगाल था। दे सेटअप देयर बिजनेस सेंटर इन हुगली, उन्होंने जो है हुगली में अपना तो ये देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन बन गया कि पोर्चुगीज जो आए तो कहाँ उन्होंने अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया। तो उन्होंने जो है अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया था हुगली में। ठीक है, अब देखिए आप कहें, हाँ देखिए हुगली आप कहेंगे, बिहार आप कहेंगे कि सर बिहार में हुगली कहाँ है। तो मैंने आपको बताया कि बिहार जैसे इंडिया है वैसे बिहार आज का बिहार नहीं समझेंगे। उस समय का जो बिहार था तो उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सब बिहार में ही आता था। समझ में आ गई बात? हाँ, बिहार, बंगाल ये सब बाद में अलग हुआ है, पहले सब एक ही क्षेत्र होता था। तो इधर का पूरा आपको बताया था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम तक ये पूरा एरिया, दार्जिलिंग वगैरह सब मिला के बिहार में ही आता था। नागालैंड, ये सब नागालैंड फिर उधर अलग हो जाता था, अलग फिर वो हो जाता था। असम तक का जो एरिया था वो बिहार में आता था। ठीक है, तो ये आपको उस समय हुगली ही कहा जाएगा कि उस समय उन्होंने अपना कहाँ किया था इस्टेब्लिश, हुगली में किया था। ठीक है, हुगली जो आपका कैलकाटा के पास है। ठीक है, हुगली नदी पर एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है हुगली। तो वहाँ पर वो चूंकि नदी से के रास्ते आए थे, समुद्र के रास्ते, तो सबसे पहले जो है हुगली में उन्होंने अपना
ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। ठीक है, लिख लीजिए उसको कि हाँ, व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया था। वे हुगली से ही नाव के माध्यम से पटना, तो वो क्या है, हुगली से जो है, चूंकि गंगा नदी जो वहां तक जाती है, तो वो इसी जो हुगली नदी अलग है, गंगा नदी अलग नहीं है नहीं, ना? मतलब जुड़ा हुआ है आगे, जहां तक वो बोट से आते थे तो नदी के ही रास्ते वो आते थे। गंगा भी आके जाके फिर मिलती है, स्वर्ण रेखा आगे जाके फिर मिलती है उधर। तो कहने का मतलब है कि मेन गंगा नहीं, जो भी उसका ब्रांच जाके मिल जाता है, तो वो बोट के ही रास्ते आते थे। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था ज्योग्राफी में कि पानी में ट्रैवल करना बहुत ही चीप पड़ता है। ठीक है, नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते जो है ये करना बहुत ये होता है, इसलिए जो है लोग जो है वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीप पड़ता है ज़्यादा। ओके, सो ये नदी के ही रास्ते, तो हुगली नदी से वो नाव के माध्यम से, जहाँ से नदी के रास्ता मिलता था, तो पटना आया जाया करते थे। एंड दे यूज टू कम टू दे वुड ब्रिंग विद देम स्पाइसेस, पोर्सिलेन पॉट्स एट्सेट्रा एंड टेक बैक। अब देखिए उनमें ट्रेडिंग क्या करते थे वो, तो अपने साथ वो लाते थे मसाले, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, पोर्सिलेन, हाँ लिख लीजिए। तो वे अपने अपने साथ वो जो है बेचने के लिए क्या लाते थे, यहाँ से मसाले और चीनी मिट्टी, जिसे पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी समझ रहे हैं, चीनी मिट्टी जो वाइट कलर का, जो हम लोग महंगा कप बर्तन प्लेट वगैरह रहता है, चीनी मिट्टी का, तो उसको हम पोर्सिलेन कहते हैं इंग्लिश में। तो पोर्सिलेन पॉट्स, ये सब वो बेचने के लिए यहाँ लाते थे। सर चिकनी मिट्टी अलग है, चीनी मिट्टी चीनी अलग है। मिट्टी अलग है, चिकनी मिट्टी तो अलग होता है, चीनी मिट्टी कहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो चीनी मिट्टी का जो आप देखते हैं, कभी गए क्रॉकरी वगैरह का शॉप पे देखे होंगे, वाइट कलर का बहुत महंगा मिलता है, सब सेट वगैरह जो होता है कप प्लेट वगैरह का, तो वो एक्चुअली चीनी मिट्टी होता है। ठीक है, और चीनी मिट्टी का आपको बताया था कि क्या प्रॉपर्टी, क्यों इतना महंगा होता है। चीनी मिट्टी जो है गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि उसका आप कप में चाय पियेंगे, कितनी ही गर्म चाय रहेगी, तो बाहर से कप गर्म नहीं होता है बिल्कुल भी। ये लेकिन अंदर में तो गर्म रहेगा ना? है, अंदर में तो गर्म अंदर रहेगा। तो चाय तो गर्म रहेगा ही, लेकिन वो कप गर्म नहीं होता है, तो आपको पीने में वो मुंह नहीं जलता है। या उसी तरह बर्तन है, तो इसलिए चीनी मिट्टी के जो कप हैं काफ़ी महंगे होते हैं। और हाँ, तो हमको भी, आप कभी देखे होंगे, लेकिन आजकल वो चीनी मिट्टी ओरिजिनल नहीं रहता है। अब वो भी सब उसका आ गया है, सब्स्टिट्यूट आ गया है जो सस्ता होता है, क्योंकि ओरिजिनल चीनी मिट्टी बहुत महंगा होता है। तो और बहुत हल्का होता है, मतलब बहुत हल्का भी होता है, बहुत पतला होता है, जैसे उसका कप वगैरह जो होता है, प्लेट होता है, बहुत पतला होगा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। समझ गए, तो हल्के होने के साथ साथ वो उसमें गर्म बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए उसके ये सब महंगे होते हैं। इसलिए वो यहाँ लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होते थे, तो उनको बेचने के लिए वो लाते थे अपने साथ साथ। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, बेचने के लिए वो क्या लाते थे, मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन, पोर्सिलेन पॉट्स। और वो यहाँ से खरीद के क्या ले जाते थे, देखिए, एंड टेक बैक कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े, सूती वस्त्र एंड अदर काइंड्स ऑफ, हाँ बिहार से, हाँ, तो यहाँ से वो कॉटन के सूती कपड़े जो है, और इस तरह के कपड़े जो है वो खरीद के ले जाते थे, क्योंकि यहाँ के सूती कपड़े बहुत अच्छे उसमें बनते थे और बहुत चीप होते थे। ठीक है, तो वो यहाँ से बेसिकली जो है एक कॉटन और एक लिनेन बोलते हैं, लिनेन होता है, और एक मसलिन होता है, जो है मसलन जिसको कहते हैं, चिकना कपड़ा जो होता है। ठीक है, तो ये सब वो बेसिकली कपड़े यहाँ से खरीद के ले जाते थे, और यहाँ बेचने के लिए लाते थे मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग का उनका मेन आइटम यही होता था। इसके बाद देखेंगे, बाय मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी द डच हैड एस्टैब्लिश्ड शोरा गोडाउन्स एट मेनी लोकेशंस इन बिहार। 17वीं शताब्दी हम कहेंगे तो मतलब क्या है, 1600 कुछ बात हो रही है। ठीक है, तो 1650 के आसपास तक कहा जा रहा है कि डच जो थे, जो नीदरलैंड से जो आते हैं, हॉलैंड, उनको डच कहते हैं,
तो हाँ, डच लोग जो आए थे नीदरलैंड से, वो जो है बिहार में उन्होंने सोरा, सोरा बोलते हैं सॉल्ट पीटर, ये बारूद में इस्तेमाल होता है। बारूद में जो पाउडर यूज़ होता है उसको हम सोरा कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में सॉल्ट पीटर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये डच ने जो है बिहार में कई जगह सोरा का गोदाम, सॉल्ट पीटर गोडाउन्स, ठीक है, इस्टेब्लिश किए थे। सोरा को बेचते थे उसका व्यापार, तो उसका उन्होंने यहाँ गोदाम बनाया था कई जगह। सोरा मतलब हो गया बारूद। बारूद, बारूद, बिल्कुल, सोरा से ही बारूद होता है, उसको शुद्ध नाम सोरा होता है उर्दू में, जो गन पाउडर उसको कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम, अब ये लाइन लिख लीजिएंगे, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, द डच सेटअप अ डच फैक्ट्री इन नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, देखिए पूछा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पटना कॉलेज के नॉर्थ बिल्डिंग में लगाई थी 1632 में। अभी है नहीं नहीं, है तो मतलब बिल्डिंग तो है ही, बिल्डिंग कहीं थोड़े चला गया है, लेकिन वो सब अब कॉलेज बन गया, आज का पटना कॉलेज तब ना कहा जा रहा है, उस समय कॉलेज थोड़े था जो है, ठीक है। तो हाँ, पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में, उत्तरी इमारत में 1632, 1632 में इस्टेब्लिश किया। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में कब लगाई, ये भी आ चुका है मेरे ख्याल 67 या 68 में पूछा था ये पीटी में आपके। तो ये 1632 में याद रखना है कि डच ने अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई है, ठीक है। और इनका भी ट्रेड में इंटरेस्ट क्या था, तो इनकी अभिरुचि है सूती वस्त्र, वही, क्योंकि बिहार में कॉटन ही मिलता था। अच्छा, बिहार देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, जो हम लोग बिहार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस समय के बिहार की बात कर रहे हैं, और उस समय का बिहार में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सब आता था। तो बेसिकली अगर कॉटन की बात करेंगे तो बंगाल जो है, बंगाल में बहुत ज़्यादा कॉटन होता था, ठीक है, जो आज का बंगाल है। तो वो यहाँ इसलिए बिहार जो आते थे, कहने का मतलब, तो वो कॉटन कपड़ों के लिए ज़्यादा आते थे। यहाँ का कॉटन बहुत मशहूर है, आज भी बंगाल का कॉटन बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है कॉटन कपड़े, दूसरा चीनी, शुगर, ठीक है, चीनी के लिए, और सोरा बारूद के लिए, और अफीम, अफीम भी होता था इधर इस एरिया में, उड़ीसा और झारखंड, उधर जो है बिहार के कुछ एरिया में बंगाल के अफीम होता है। तो अफीम, क्योंकि ओपियम जो है, ओपियम, अफीम, ओपियम से कई सारी दवाएं बनती हैं, बहुत सारा ओपियम का बहुत यूज़ है दवाओं में भी, और वैसे नशे के लिए भी, ठीक है। तो जैसे कि होता क्या है ओपियम को, कि दर्द के उसमें एक बिल्कुल उस समय का सबसे इफ़ेक्टिव पेन किलर ओपियम होता था। आज जैसे हम लोग पेन किलर में दवा वगैरह खाते हैं, तो उस समय पेन किलर के रूप में अफीम का इस्तेमाल होता था। तो अफीम थोड़ा दे देते थे तो आदमी दर्द को बर्दाश्त कर जाता था, उसको पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा दवा में अफीम का इस्तेमाल होता था, साथ ही साथ नशे के लिए बड़े जो रिच लोग होते थे, संपन्न अमीर लोग होते थे, नशे के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ऑपरेशन जो करता है डॉक्टर हाँ, उसमें भी पहले जो है, उसमें भी पेन किलर दवा दिया जाता है क्या उसमें ऑपरेशन में एक्चुअली पेन किलर नहीं देते हैं, उसमें हम एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, जो कि वो हमारे एरिया को, जहाँ पर ऑपरेशन करना होता है उसको शून्य कर देता है, ठीक है, यानी कि, करने के बाद चीर फाड़ करने का बाद का बात कर हाँ, बाद में तो नेचुरल है, पेन किलर ही देता है, और उसमें भी स्ट्रॉन्ग मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है अगर ज़्यादा पेन होता है तो। मॉर्फिन जो कि ओपियम से ही बनता है, ओपियम अफीम से बनता है मॉर्फिन, और अगर कम है तो फिर उसको जो है कई तरह के पेन किलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है पहले अफीम का इन सब में इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो अफीम भी उस समय का बड़ा इम्पोर्टेंट एक ट्रेड प्रोडक्ट था, व्यापार का एक सामान होता था। तो इसलिए इन सब का, उनका जो भी कंपनीज था, उनका मेन जो है बिहार में ट्रेड में क्या फोकस था, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े हो गया, शुगर हो गया, चीनी, क्योंकि आपका बिहार बंगाल में शुगर केन भी होता था, सोरा बारूद हो गया, और अफीम, ये चार चीज़ें, ठीक है, ध्यान में रखना है कि हमारे बिहार का उस समय, और हमारा बिहार कहेंगे तो आपको बंगाल उड़ीसा सब लेना है, अपना बिहार खाली नहीं सोचिएगा। हाँ, उसके बाद देखिए आगे इसमें आता है
कि जो इम्पोर्टेंट है आपका कि उस समय औरंगज़ेब, चूँकि उस समय हमारा बिहार मुग़ल एम्पायर में आता था, ये जो बिहार एरिया था, तो उनको एक फरमान जो है मिला था मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की तरफ से, ठीक है। हाँ, मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब थे, उन्होंने व्यापार कर, देखिए फरमान, अब कहिएगा फरमान क्या है सर? फरमान जो है एक शाही आदेश होता था कि एक तरह से जैसे आज हम लाइसेंस कैसे लेते हैं गवर्नमेंट से, आज हम, अब तो बहुत कम हो गया लाइसेंस, नहीं तो पहले कोई भी बिजनेस करने के लिए या कोई शॉप खोलने के लिए, रेस्टोरेंट कोई भी आप खोलते थे तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। तो इसी तरह का लाइसेंस होता था उस समय फरमान, जो बादशाह राजा लोग उस समय देते थे, रिटर्न ऑर्डर होता था कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ऐसे ऑर्डर को उस समय फरमान कहा जाता था, ठीक है। तो हाँ, मुग़ल एम्परर जो थे उस समय औरंगज़ेब, हाँ लिख लीजिए, उसमें है आपको लिखा हुआ, उससे देख के लिख लीजिए। तो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने व्यापार करने के लिए उनको, डच को जो है फरमान दिया कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब उस समय का जो बिहार था पूरा, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। और उस समय देखिए फिर एक इम्पॉर्टेंट इसमें आता है, एक डच ट्रैवलर था टैवर्नियर, उसको आप ऑन रखिए, उसमें से देख के लिखते रहिएगा, जो जो मैं मेंशन करूँगा ना उसको नोट करते रहिएगा। डच एक ट्रैवलर यात्री था टैवर्नियर, उसके बारे में भी पूछा गया कई बार कि टैवर्नियर कहाँ से आया था। तो टैवर्नियर जो था वो डच था, हॉलैंड या नीदरलैंड जहाँ कहिए वहाँ से आया था। तो ये आया था पटना 21 दिसंबर 1665, 1665। डच ट्रैवलर टैवर्नियर अराइव्ड इन पटना ऑन 21 दिसंबर 1665, ठीक है। तो आपको इतना ही पूछा जाएगा कि टैवर्नियर जो था वो किस देश का था। तो टैवर्नियर जो था वो डच था, यानी हॉलैंड का था, हॉलैंड कहिए या नीदरलैंड कहिए आज के डेट में, पहले हॉलैंड कहते थे, अब नीदरलैंड कहते हैं। तो टैवर्नियर और पटना आया था, ये भी ध्यान रखेंगे, बिहार आया था। आपसे पूछेगा कि टैवर्नियर कहाँ आया था, तो पटना आया था। नाउ अब एक और पॉइंट आता है कि छपरा, लिख लीजिए, छपरा उस समय, छपरा जो था सोरा का शुद्ध, यानी कि सोरा यानी बारूद जो है, तो उसका रिफाइनिंग किया जाता था, शुद्धिकरण किया जाता था। बारूद जो है जैसे कि नेचर में जो पाया जाता है तो थोड़ा सा मिक्स्ड फॉर्म में रॉ रहता है, ठीक है, जो हमें पत्थरों से खोद के मिलता है, माइनिंग होता है, तो वो थोड़ा सा उसमें मिलावट होती कई तरह की, तो उसको रिफाइन किया जाता है, तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बारूद बनता है। तो उसका सफाई होता था कहाँ, छपरा में, उस समय छपरा में, ठीक है, छपरा के आसपास मिलता था, तो छपरा में इसका रिफाइनिंग होता था बारूद का, सोरा का, सॉल्ट पीटर का, ठीक है। तो ये छपरा में होता था, ध्यान रखना है। तो इसीलिए अब इस ट्रेड पर, यानी बिहार में उस समय बारूद का, क्योंकि बारूद का आप जानते हैं कि लड़ाई में बंदूक गोली सब में, बम ये सब बनाने में, टैंक के लिए बारूद का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये जो कंपनीज आई थी, इनमें आपस में इसका कंट्रोल करने के लिए टेंशन होने लगा, ठीक है। यानी कि फ्रांस से जो आए थे, फ्रेंच और डच और ब्रिटिश, इन तीनों के बीच में जो है इस बारूद के ट्रेड को करने के लिए जो है आपस में इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मेन जो हमारा फोकस का बात है इसमें, कि इसके बाद हुआ आपका 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ उसमें जो है अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रिटिश सबसे स्ट्रांग होके उभरे, लिख लीजिए, प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश थे वो सबसे मजबूत होके उभरे भारत में और बिहार में। तो आपको पता है कि प्लासी के युद्ध से जो है एक तरह से आपको ब्रिटिश का एकाधिकार हो गया, सब लोगों ने ब्रिटिश के पावर को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई बहुत सबसे पावरफुल जो है वो ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटेन की कंपनी है,
और उनसे कोई जीत नहीं सकता है। तो प्लासी में लॉर्ड क्लाइव की जो जीत हुई थी, ठीक है, तो इसमें देखिए आगे है कि 1758 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी में अगला लाइन है, देखिए मिला 1758, नहीं 58 में लड़ाई के बाद मिला। एक मिनट, ये है। तो 1758 में 1758 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने बिहार में जो है इसके सॉल्ट पीटर के ट्रेड पर उसका मोनोपोली हो गया, उसका एकाधिकार हो गया, ठीक है, क्योंकि 1757 में जीत गए थे ये लोग प्लासी की लड़ाई में। तो उसके बाद ये लोग का जो है, ठीक है, ये देखिए लाइन, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर सॉल्ट पीटर ट्रेड इन बिहार इन 1758, ठीक है। तो 1758 में इनको जो सोरा का जो व्यापार था उस पर जो है इनका एकाधिकार हो गया, एक्सक्लूसिव राइट मतलब और कोई नहीं कर सकता था, इन्होंने अपने लिए उसको रिजर्व कर लिया कि हम और किसी को नहीं करने देंगे, ठीक है। और इसके बाद इनकी लड़ाई हुई डच से, इसके कारण तो अगले साल लड़ाई हुई 1759 में, बैटल ऑफ बेदारा, बेदारा का युद्ध हुआ है, देखिए बेदरा का युद्ध, बेदरा 1759, अगली लाइन है देखिए। तो 1759 में बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा हुई है जिसमें कि ब्रिटिश ने डच को हरा दिया और डच का लगभग वो ख़त्म कर दिया। देखिए अगली लाइन है, उसको नोट कर लीजिए, 1759 में। हाँ, तो 1759 में बेसिकली डच का यहाँ से रोल ख़त्म कर दिया ब्रिटिश ने और पूरा जो है अपना कंट्रोल में बिहार का ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, तो डच तो यहाँ से ख़त्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच जो कंपनी आई, फ्रांसीसी कंपनी आई बिहार में, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अगला टॉपिक है देखिए। तो अराइवल ऑफ फ्रेंच कंपनीज इन बिहार, ठीक है, बाकी जो है देखिए। तो अब हमने अभी क्या देखा, अभी हमने देखा सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे और ब्रिटिश के बारे में थोड़ा, अब हम फ्रांसीसी जो आए, फ्रेंच आए बिहार में, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1664 अंडर लीडरशिप ऑफ फ्रैंकोई मार्टिन, ठीक है, लिख लीजिए, पहली लाइन है फ्रैंकोई मार्टिन। इसके ऊपर वाला और छूटा हुआ था। नहीं उसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है उसको, उसको अभी छोड़ दे रहे हैं, उतना डिटेल में हमें जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हाँ आप टॉपिक दीजिए, बिहार में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, जो टॉपिक है अगला है ना टॉपिक, उसमें जो आपको है। हाँ, तो भारत में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, फ्रांस की जो कंपनी आई, उसका लीडर कौन था, फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है, नाम याद रखेंगे, फ्रैंकोई मार्टिन। 1664, 1664 में, ये सब फैक्ट याद रखेंगे। देखिए लिखा हुआ है फ्रैंकोइस मार्टिन, पहला लाइन है ना नीचे टॉपिक में, देखिए भारत में फ्रांसीसी, नीचे ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर और करिए, नहीं इसमें है ना, ये पहला लाइन देखिए। हाँ, वो फर्स्ट लाइन को नोट कर लीजिए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो है, मिला। हाँ, सो देखिए, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो फ्रेंच कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये बिहार में कब इस्टेब्लिश हुई, भारत में, सॉरी 1664, 1664 में भारत में आए ये लोग, किसके लीडरशिप में आए, फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है। और इसी फ्रैंकोइस मार्टिन ने जो है पौंडीचेरी शहर को बसाया था,
ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पौंडीचेरी, या अब उसको पुडुचेरी कहते हैं, तो पौंडीचेरी को किसने बसाया था? फ्रैंकोइस मार्टिन ने। और कब बसाया था? अगला लाइन भी नोट कर लेंगे। 1674 में, 1674 में। तमिलनाडु में है ना ये, वही ना? हाँ हाँ, तो 1674 में उसने पौंडीचेरी इस्टेब्लिश किया था। और उसके साथ साथ अलग एरिया जो माही, कराईकाल और कुछ और जगह पर। तो देखिए आज के डेट में भी जो हम पौंडीचेरी या पुडुचेरी कहते हैं, तो वो एक ही जगह नहीं है, वो कई जगह का कॉम्बिनेशन है। ऐसे तो एक जगह प्रॉपर नाम है पौंडीचेरी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे माही है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कराईकाल है, और एक दो जगह है, ये सब भी पौंडीचेरी में ही आता है। हालांकि अलग अलग जगह पर है, अलग अलग स्टेट में है इनफैक्ट। तो ये सब जगह उसने क्या किया था कि कुछ फ्रेंच सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे, फ्रांस के व्यापारिक केंद्र यहाँ इस्टेब्लिश किए थे, और उनको सबको नाम दिया उसने पौंडीचेरी। ठीक है, जिसको कि अब पुडुचेरी कहते हैं आज के डेट में। तो इसके बाद क्या किया उसने? द फ्रेंच एंटर्ड बंगाल आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ साल के बाद फ्रांसीसी जो है बंगाल में आए, प्रवेश किए। बंगाल कहने का मतलब है आज का बिहार जो है। और चंद्रनगर की स्थापना की। ठीक है, तो चंद्रनगर, आज चंद्रनगर कहते हैं उसे। ठीक है, चंद्रनगर जो आज का आपका देखिए बता रहे हैं, जो कलकत्ता है आपका, आज का जो कलकत्ता है, ये वही चंद्रनगर है। समझ गए? तो उसी चंद्रनगर से धीरे धीरे आगे चल के बड़ा शहर कलकत्ता डेवलप हुआ था। तो पहले फ्रांसीसियों ने अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया, उसका नाम दिया था चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर। और चंद्रनगर जो जगह था, वहीं पर फिर छोटे छोटे कस्बे डेवलप होते गए, व्यापार होता गया, बढ़ता गया, और आगे चल के यही जो है बन गया आज का कलकत्ता शहर, कोलकाता जो है। इस बात को ध्यान रखेंगे। खैर, तो यहाँ देखिए चंद्रनगर आपसे पूछा जाएगा कि किसने बसाया था? किसने बसाया था? फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच ने बसाया था। ठीक है, तो चंद्रनगर बसाने, चंद्रनगर उस समय का समझिए कि गांव टाइप का था, जैसे कि हुगली नदी के किनारे उन्होंने अपना कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाया था, जिसमें कि अपना सामान गोदाम वोदाम रखते थे, और आसपास में लोग रहते थे, उनका रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, उसी को वो चंद्रनगर कहते थे। वो धीरे धीरे फैलता चला गया, शहर बनता चला गया, और शहर से फैलते फैलते फिर वो कलकत्ता बन गया, वही आज का कोलकाता। इसके बाद उन्होंने 1734 में पटना में माल गोदाम अपना एक इस्टेब्लिश किया, फ्रेंच ने। ठीक है, तो फ्रेंच ने पटना में अपना गोडाउन कब इस्टेब्लिश किया, पूछा जाएगा आपसे। वेयर हाउस कब इस्टेब्लिश किया पटना में? 1734। 1734, ये सब डेटा हमें कुछ कुछ याद रखना है, पूछ दिया जाता है, बिहार का स्पेशल है। तो फ्रेंच ने अपना गोडाउन कब इस्टेब्लिश किया बिहार में? 1734 में। ठीक है, और देखिए क्या है आगे कि इनकी मेन इसमें इंटरेस्ट इनका क्या था, दिलचस्पी किस चीज में थी? बिहार में जो सोरा का, बारूद का, देखिए आज मुंगेर में होता है, बारूद का कारखाना है। तो ये जो बारूद का ही उसको भी कंट्रोल चाहिए था, क्योंकि देखिए बारूद उस समय कितनी ज़रूरत थी, कहीं भी लड़ाई होता था तो लड़ाई में हथियारों की ज़रूरत होती थी, बंदूक है, तोप है, और तरह का है, तो उन सब में किसका इस्तेमाल होता है? बारूद। तो बारूद की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और इसीलिए हर किसी की नज़र बारूद के व्यापार पर थी। तो फ्रेंच भी यहाँ सोचते थे कि हम बारूद के व्यापार को कंट्रोल कर लें। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको लेके फिर इनकी लड़ाई होने लग गई ब्रिटिश के साथ। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि फिर इनसे लड़ाई हुई, और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने फ्रेंच से छीन लिया चंद्रनगर। ठीक है, और फिर एक और जगह है वहीं पर, कासिम बाजार। तो कासिम बाजार से जो फ्रेंच वहाँ का हेड था वहाँ बिजनेस का, उसको छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। कासिम बाजार अब चल गया है, ये बांग्लादेश में चला गया है कासिम बाजार। ठीक है, ये बांग्लादेश में चला गया है। तो उसके बाद जो है इसमें और कुछ डेटा है, उसमें हम ध्यान नहीं देंगे उतना। तो इसके बाद कहा जा रहा है, एक लाइन जो आपको यहाँ देखना है, आगे लिख लीजिए 1793, लिख लीजिए, वहाँ देखिए लाइन है, सेकेंड लास्ट लाइन है, 1793 ईस्वी उस। हाँ,
तो 17 मतलब धीरे धीरे कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ने क्या किया कि फ्रेंच को भी यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है। हाँ, फ्रेंच को बाहर कर दिया और अल्टीमेटली बाद में जो 1793 में आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट किया है, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, तो उसमें उनके कारण जो है फ्रांस के जो कंपनी थी भारत में वो मात्र पौंडीचेरी तक रह गई, बाकी सब जगहों से ब्रिटिश ने उन्हें खदेड़ दिया, बाहर कर दिया। तो सिर्फ वो लोग को पौंडीचेरी जो उन लोग का इलाका था उसमें कहा गया कि ठीक है आप लोग पौंडीचेरी में अपना रह के बिजनेस अगर करना है तो कर सकते हैं, उससे बाहर आपको नहीं आना है। तो 1793 में जाके फ्रेंच जो है पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो गए इंडिया से, सिर्फ रह गए पौंडीचेरी एरिया में। और आज भी देखिए पौंडीचेरी में आप जाएंगे तो वहाँ फ्रेंच के जो है आज वंशज लोग रहते हैं, ठीक है। आज भी पौंडीचेरी का कल्चर फ्रेंच कल्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ वही लोग बस गए और आज तक रह गए और रह रहे हैं। बाकी जगहों से फ्रेंच जो है लगभग ख़त्म हो गया। तो देखिए हमने देख लिया कि पोर्चुगीज़ का देख लिया, आपका डेनिश का, ये डच का देख लिया, और फ्रेंच का हमने देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसमें कंपनी आती है डेनमार्क की कंपनी। डेनमार्क उस समय इम्पोर्टेंट कंट्री था, तो डेनमार्क की भी कंपनी आई थी यहाँ बिजनेस करने के लिए। उसके बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए है कि भारत में जो सबसे लास्ट में आने वाला देश था वो था डेनमार्क। भारत में आने वाला जो यूरोपियन कंपनी था वो लास्ट आने वाला था, ठीक है। और इनका जो है 1774-75 1774-75 में पटना में उन्होंने अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। आपको बता चुके हैं, नए लोग को बता रहे हैं कि फैक्ट्री उस समय जो वर्ड यूज होता था, ये जो उनका व्यापारिक केंद्र होता था जहाँ से वो खरीद बेच करते थे उसको फैक्ट्री कहा जाता था। और फैक्ट्री में जो हेड होता था व्यापारी उसको फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर, समझ गए। फैक्टर होता था सबसे सीनियर जो व्यापारी होता था किसी भी सेंटर का, उसको फैक्टर कहा जाता था। उससे जो नीचे होता थे क्लर्क्स वगैरह जो लिखने का काम करते थे वो राइटर्स कहे जाते थे। तो आज भी देखिए कलकत्ता में बंगाल सरकार का जो सचिवालय है राइटर्स बिल्डिंग नाम है उसका, राइटर्स बिल्डिंग, क्योंकि उस समय का वो राइटर्स का लिए बिल्डिंग ऑफिशियल बिल्डिंग था। तो आज भी उसका नाम राइटर्स ही बिल्डिंग है, जहाँ सचिवालय है बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी बैठती हैं या सब अधिकारी बैठते हैं। तो राइटर्स बिल्डिंग नाम है। तो फैक्टर्स होते थे सबसे बड़े अधिकारी उस समय के, उससे नीचे राइटर्स होते थे, ठीक है। तो राइटर्स बिल्डिंग है आज भी। खैर आगे इसमें देखेंगे तो डेनमार्क की जो कंपनी आई वो पटना में 1774-75 में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इतना बस इसमें ध्यान रखना है। और इसके, हाँ इसको लिख लीजिए। 1774-75 में पटना में डेनमार्क की फैक्ट्री स्थापना हुई, बस। तो एक ही लाइन ये आपका डेनमार्क के बारे में हमें जानना है, ज़्यादा नहीं। अब हम लोग इसके बाद आएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी के बारे में, जो मेन अब हमारे यहाँ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अगला टॉपिक लिख लीजिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो देखिए अब जो है बाकी हमने सब देशों का हमने देख लिया कि सबको जो धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था और ब्रिटिश ही अपना पूरे भारत में एकाधिकार स्थापित कर लिए, जो पढ़ चुके हैं आप मॉडर्न इंडिया में। तो अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा बिहार में जानेंगे, ठीक है। इसमें जो एक बात जानने का है कि पहला बिहार में जो पहला, यानी आज के बिहार में जो पहला उन्होंने अपना गोदाम स्थापित किया था, कहाँ किया था? गुलजार बाग में, पटना में, लिख लीजिए, ठीक है। 1691 में पटना के गुलजार बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली माल गोदाम स्थापित की गई। पटना के गुलजार बाग, हाँ, जहाँ आपकी भाभी है उसी एरिया की। तो हाँ, गुलजार बाग में जो है
पहला इनका गोडाउन इस्टेब्लिश किया गया, माल गोदाम या वेयर हाउस कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसमें अगर आएगा आपको कि ब्रिटिश ने पहला वेयर हाउस कहाँ इस्टेब्लिश किया था बिहार में, तो गुलजार बाग में, पटना में, ठीक है, 1691 में, 1691 में, ठीक है। द कंपनी वॉज इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन कैलिको क्लोथ एंड रॉस सिल्क। कैलिको एक होता है, मैंने बताया चिकना कपड़ा जो होता है, कॉटन, एक जो थोड़ा सा कॉटन से बनता है चिकना, तो उसको कैलिको कहते हैं, ठीक है। और हाँ, कैलिको वस्त्र। तो कंपनी की रुचि लिख लीजिए, कंपनी की रुचि जो लाइन है उसमें, हाँ, तो द कंपनी वॉज इंटरेस्टेड इन कैलिको क्लॉथ एंड रॉस सिल्क। और आप जानते हैं कि रेशम का जो है, जैसे भागलपुर सेंटर है, रेशम हमारे यहाँ का अच्छा रेशम होता था, तो इसमें भी वो लोग इंटरेस्टेड थे। उसमें है दिया हुआ लाइन, देखिए ना, बिहार वाले में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया मिला। गुलजार बाग में की गई, उसके बाद बिहार में नहीं, यही है, देखिए क्या है इसका, फ्रांसीसी नहीं, सॉरी, बिहार में है ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ देखिए क्या है कंपनी। हाँ, सो ये जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका जो फोकस था दो चीज़ों में, क्या था बिहार में अगर बात करें तो, एक था कैलिको और दूसरा था रॉस सिल्क, कच्चा रेशम, ठीक है। और इसके बाद साथ साथ वो लोग, जैसा था बाकी लोग की शोरा बारूद और अफीम, ओपियम, ये तो था ही, मतलब इसको तो मान के चलते थे कि ये तो करना ही है, ये तो इसके बिना तो है ही नहीं। यानी कि अगर बिहार में ट्रेड करना है तो हमें शोरा बारूद का और अफीम का तो करना ही है, उसके अलावा कैलिको और रॉस सिल्क, ये भी हम बिहार से जरूर इसका व्यापार करें। तो इस समय देखिए इसमें है इम्पोर्टेंट फैक्ट, कैलिको क्लॉथ वाज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन लखबार नियर पटना। लखबार क्षेत्र, देखिए अगला लाइन लिख लीजिए, लास्ट लाइन है उस पैराग्राफ का, देखिए उस पैराग्राफ का लास्ट लाइन, पटना के समीप है ना, उसको लिख लीजिए। तो पटना के पास उस समय नाम था लखबार। लखबार में जो है कैलिको के कपड़े बहुत बड़े संख्या बनाए जाते थे और वहीं से खरीदा बेचा जाता था, लखबार। तो कैलिको क्लॉथ वाज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन लखबार नियर पटना, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कैलिको कपड़ा कहाँ बनता था पटना बिहार में, तो लखबार के पास बनता था। उसके बाद देखिए कि इन 1664, अगला पैराग्राफ में देखेंगे, अगला लाइन जो है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि 1664 में जॉब चरनॉक वाज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री एट पटना। जॉब चरनॉक को पटना का जो फैक्ट्री था ब्रिटिश का, उसका हेड अपॉइंट किया गया, उसका मुख्य प्रमुख नियुक्त किया गया, जॉब चरनॉक को, ठीक है। जॉब चरनॉक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, आपको ज्योग्राफी में भी इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रोल है, ठीक है। तो ये मतलब एक माइलस्टोन है, जॉब चरनॉक का पटना आना, ठीक है। और पटना यानी बिहार में जो फैक्ट्री था ब्रिटिश का, उसका हेड इनको अपॉइंट किया गया था, फैक्टर इनको अपॉइंट किया गया था, कब, 1664 में। और ये मतलब 1680 तक, यानी 16-17 साल तक ये रहे, यही हेड रहे, जॉब चरनॉक। इन्होंने जो है कलकत्ता में, आज जितना आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल में कोल माइंस हैं, तो कोल माइंस का स्टडी इन्होंने ही करवाया था उस समय, ठीक है। और उस तरह से जो रॉक्स हैं वहाँ की, उनको चरनॉक सीरीज कहा जाता है। जो कोल माइनिंग वाले एरियाज हैं वहाँ के रॉक्स को चरनॉक सीरीज, इन्हीं के नाम पर ज्योग्राफी में बताएंगे आपको, कहा जाता है। तो ये मतलब काफ़ी इनका रोल रहा बिहार बंगाल में, जॉब चरनॉक का। तो ये जॉब चरनॉक कब आए थे पटना में, 1664 में, और 1680 तक रहे थे। इन्होंने जो है हुगली शहर को लूट लिया 1686 में, इन्होंने अटैक किया हुगली पर। हुगली जो है वहाँ पर उस समय
जो मुगलों का जो सेंटर था, मुगलों का जो कंट्रोल था, तो मुगलों से इन्होंने उस पर अटैक किया। ठीक है, शाइस्ता खान से 1686 में, लिख लीजिए 1686 में हुगली शहर को जॉब चरनॉक ने मतलब ब्रिटिश ने अटैक करके लूट लिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपके उस समय औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब की फिर उसके बाद मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है थोड़ा सा इनको दिक्कत आई, तो औरंगजेब के बाद फिर फारूक सियार बना। ठीक है, तो फारूक सियार, लेकिन तो इन्होंने क्या किया कि फारूक सियार ने जो है 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। ठीक है, 1713 में, वो सब आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया में। तो फारूक सियार ने 1713 में, लिख लीजिए, फारूक सियार ने 1713 में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया था। ठीक है, इन 1713 जो है फारूक सियार क्लोज द पटना फैक्ट्री। पर 1717 में फिर से उनको जो है मतलब अलाउ कर दिया व्यापार करने के लिए, और फैक्ट्री 1718 में फैक्ट्री फिर से खुल गई थी, पटना फैक्ट्री, लिख लीजिएगा। 13 में बंद कर दिया गया था और 18 में फिर से फैक्ट्री को खोल दिया गया। ठीक है, हाँ। इसके बाद आप पढ़े हैं कि 1757 में हमारा प्लासी का लड़ाई हुआ, जिसमें जीते अंग्रेज, और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुआ, लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट जो है 1757 ईस्वी से, पैराग्राफ का लास्ट देखिए। हाँ, 1757 ईस्वी के बाद का जो है पूरा वहाँ से लिख लीजिए लाइन जो। तो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, जिसमें लॉर्ड क्लाइव का बिल्कुल बहुत बड़ी जीत हुई, और उसके बाद फिर दूसरा हुआ बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में, जिसके बाद की मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ जो है एक संधि ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, तो जिसमें जो है कि कंपनी, आपने पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश कंपनी को पूरे बिहार, यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ट्रेड का राइट्स, जिसको दीवानी कहते हैं, दीवानी का अधिकार मिल गया था। और यहाँ से ब्रिटिश जो है भारत के मतलब एक सर्वोच्च शक्ति की तरह स्थापित हो गए, सुप्रीम पावर इन इंडिया। ठीक है, वहाँ से लिख लीजिएगा पूरा। तो इस तरह से प्लासी का लड़ाई हुआ, फिर बक्सर का लड़ाई हुआ, और बक्सर के बाद फिर इलाहाबाद का जो है संधि हुआ। तो इलाहाबाद का संधि हुआ कब, आपको डेट यहाँ दिया हुआ है, 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, तो जिसमें कि ब्रिटिश कंपनी को दीवानी का अधिकार दे दिया, यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उनको हर तरह का व्यापार करने का अधिकार मिल गया, टैक्स वसूलने का अधिकार। दीवानी का मतलब होता है वहाँ से टैक्स भी वसूल सकते थे। तो हर तरह का एक तरह से उनके कंट्रोल में आ गया था ये इलाका, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इलाहाबाद की ट्रीटी संधि से जो है। तो ये हमने देख लिया यूरोपीय कंपनी का आना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन की स्थापना। हेडिंग दे दीजिए अगला, अंग्रेजी शासन की स्थापना। तो देखिए, यहाँ तक हमारा जो पहला टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनियों का आना बिहार में और भारत में। तो उसमें हमने अलग अलग देशों का थोड़ा थोड़ा देख लिया कि उनकी कंपनियां कब आई और कैसे उनका यहाँ व्यापार हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी शासन की स्थापना, ब्रिटिश शासन की कैसे स्थापना हुई बिहार में और भारत में। ठीक है, तो जैसा अभी तक आपने देखा कि शुरुआत में ये सारे कंपनी किस लिए आए थे, यहाँ व्यापार के लिए आए थे, बिजनेस करने आए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा धीरे धीरे कि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, कमज़ोर हैं, एक ही दूसरे से मतलब जलन है एक दूसरे से, और लड़ने में वो दूसरे की मदद लेने को तैयार है। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम यहाँ, इतना फ़ायदा अगर है व्यापार में, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने के लिए क्यों ना हम ही अपना राज स्थापित कर लें। भाई हमारा ही कंट्रोल हो जाएगा तो हमें किसी से ना फरमान लेना पड़ेगा, ना किसी को टैक्स देना होगा। क्योंकि उस समय तक जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था
तो औरंगजेब वॉज स्ट्रांग, वो एक मजबूत बादशाह था। लेकिन औरंगजेब के बाद जो आए लोग, आप पढ़ चुके हैं कि वो बहुत कमज़ोर थे शासक, वो ज़्यादा अच्छे शासक नहीं थे, न उनका कंट्रोल था अपने राज्य पर, अपने साम्राज्य पर। तो एक के बाद एक जो है कमज़ोर शासक आते चले गए, और उनमें जो है आपस में उनके जो मंत्री होते थे वही उनके खिलाफ साजिश करके उनको हटाने की साजिश में लगे रहते थे। तो ब्रिटिश ने देखा कि अब यहाँ सम्राट का भी मुगल कमज़ोर हो चुके हैं, और जो और बाकी राजा हैं उनमें एकता नहीं है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा हम उठाएं। कहे आप पढ़े होंगे कि दो बंदरों के बीच में जो है बिल्ली फ़ायदा उठा के ले गई। तो वैसे ही यहाँ जो है इन्होंने, अंग्रेज़ों ने देखा फ़ायदा उठाना कि जो कमज़ोर राजा है और मुगल भी कमज़ोर हो गए हैं, तो क्यों ना हम जो व्यापार करने के लिए आए हैं इसको अपने ही कंट्रोल में ले लें। तो फिर तो हमें किसी से न कहने की न पूछने की ज़रूरत होगी, और पूरा फ़ायदा होगा हमारा। तो यहाँ से फिर क्या है, इनकी सोच बदल गई, जो व्यापार से इनका सोच अब हो गया शासन करने का। इसलिए हमारा अगला टॉपिक है अंग्रेजी शासन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। यानी अब वो यहाँ अपनी सरकार बनाने के पूरे भारत में इरादे से अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, देखिए अब इसमें हमने देखा है कि बिहार जो था, यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो एरिया था, ये पहले से एक फेमस ट्रेडिंग सेंटर था, व्यापार का केंद्र था। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ बनते थे, लोग उपजाते थे या बनाते थे, उनको खरीद बेच किया जाता था। बाहर से भी लोग आते थे। आपने पहले भी पढ़ा कि बिहार जो शुरू से इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर रहा, क्योंकि नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते दूर दूर से लोग आते थे और सामान खरीद बेच के ले जाते थे। यहाँ आपने इससे पहले देखा है कि कई सारे ट्रैवलर्स भी आए, जो यात्री जो बाहर से आते थे और यहाँ घूम के जाते थे, यहाँ के बारे में किताबों में लिखते थे, जिन किताबों को दूर देश के लोग पढ़ते थे और उससे उनको जानकारी होती थी कि भाई भारत कोई देश और वहाँ बिहार नाम का कोई एरिया है जहाँ की काफ़ी ज़्यादा व्यापार का संभावना है, बहुत नई तरह की चीज़ें मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती है, उनको हम यूरोप और अमेरिका के देशों में खरीद बेच सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा उस समय बंगाल में चल रहा था, नवाबों का शासन चल रहा था, मुर्शीद कुली खां। मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ाया, तो आपने पढ़ा है कि उस समय मुर्शीद कुली खां, जो देखिए आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया था कि जैसे जैसे मुगलों का जो शासन था कमज़ोर होता चला गया, तो जो भी मुगलों के सेनापति थे या गवर्नर थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में, सूबों में मुगलों का राज चला रहे थे, वो देखे कि जब राजा कमज़ोर हो गया है तो क्यों ना हम ही अपने क्षेत्र के राजा बन जाए। तो उन्होंने अपने आप को अपने क्षेत्र का राजा अपना घोषित करना शुरू कर दिया कि भाई अब हम, पहले तो मिला के चलते थे कि भाई हाँ बादशाह हैं लेकिन हम उनके राजा हैं, हम ही उनके सिपा सलार हैं। और धीरे धीरे जब देखे जैसे कमज़ोर होती चली गई हालत, तो बोले कि अब वो अलग कर लिया अपने, बोले हम लोग को अब मुगल से मतलब नहीं, हम लोग अपने राजा हैं अपने क्षेत्र में, हम लोग कोई मुगल को नहीं मानते हैं। हाँ, अच्छा ठीक। तो जो है, तो बंगाल में उस समय आपको बताया था मैंने, है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक। तो हाँ, तो इसमें आपका बंगाल में उस समय जो आपको बताया था कि नवाब का शासन चल रहा था, बंगाल के नवाब कहे जाते थे मुर्शीद कुली खां, जिन्होंने कि मुर्शिदाबाद शहर, हाँ, बसाया था। और उसके बाद जो है अलीवर्दी खां है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक, हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, नोट कर लेते, नोट कर लेते, आपको हम फ़ोन पे जोड़ देते हैं, रुकिए, हम फ़ोन आपको, नहीं 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 नहीं, फ़ोन आप लेते जाइए, हम कॉल में इसमें ऐड कर देते हैं, एक मिनट, क्योंकि नहीं रहने पे जानते हैं ना, हाँ नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, कोई बात, घर पे रहेंगे तो आराम से, जब भी आप वहीं से करिए, आपको जैसा सुविधा रहे। नंबर आपका नहीं आ रहा है, का है, अच्छा किस में सेव किया है, फ़ोन में सेव होगा,
अच्छा इसमें किए, अच्छा ठीक, कर देते हैं, जाइए जाइए, 1 मिनट अभिषेक। हाँ हाँ 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलिए अपना करते रहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग कर रहे थे। हाँ सो यहाँ हमने देखा कि कई सारे ट्रैवलर्स आए, जिसमें कि टेरी थे, फिश थे, मंडी थे, टैवर्नियर थे, जो बिहार आए और यहाँ आके उन्होंने जो यहाँ के बिजनेस एक्टिविटीज़ देखा उसका पूरा जो है उन्होंने अपना किताबों में उसका पूरा ब्यौरा लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन किया। उसके बाद हम बता रहे थे कि जैसे नवाब का शासन चल रहा था बंगाल में, मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां का, तो उस समय जो यहाँ कंपनीज आए थे वो अपने उस समय बिजनेस में ही वो लगे हुए थे, व्यापार में ही वो लगे हुए थे, ठीक है। और उस समय उनको यहाँ, क्योंकि वो यहाँ अननेसेसरी एक्टिविटी में फंसना नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिक्स में यहाँ के नहीं पढ़ना चाहते थे, वो प्योरली उस समय अपना बिजनेस के लिए आए थे, तो अपने आप को बिजनेस तक ही फोकस रखना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भाई राजा यहाँ कमज़ोर हैं, नवाब वगैरह कमज़ोर हैं और आपस में ही वो लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने का सोचा और उसके बाद जो है वो यहाँ के पॉलिटिक्स में शामिल हो गए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि सिराजुद्दौला डिफीटेड शौकत जंग इन बैटल ऑफ मनिहारी, इसको नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे कि सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल का उसको अपॉइंट किया गया था शासक, इन्होंने शौकत जंग को हराया था बैटल ऑफ मनिहारी। मनिहारी का युद्ध हुआ था 16 अक्टूबर 1756 में, ठीक है, इससे लड़ाई हुई थी। तो बैटल ऑफ मनिहारी अगर आपको पूछा जाए कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और शौकत जंग, और कब हुआ था, तो 1756। इसके बाद जो है आपने पढ़ा कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में प्लासी का लड़ाई हुआ। तो प्लासी का लड़ाई किस दिन हुआ, इसको डेट को याद रखेंगे, 23 जून, 23 जून 1757 को हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसको जो है आप नोट कर लेंगे कि प्लासी का युद्ध हुआ कब, डेट क्या है, 23 जून 1757, जिसमें कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। तो उन्होंने सिराजुद्दौला को हटा के फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था, ये सब आप पढ़ चुके हैं। सर ये दिन कहना सही रहता है कि तारीख कहना अच्छा रहता है? तारीख ही में मैच करेगा, दिन तो अलग चीज हो गया। आज के तारीख में लड़ाई हुआ था 23 जून को, मतलब हाँ 23 जून, तो तारीख होगा ना, दिन थोड़ी ना कहेंगे। हाँ नहीं, हाँ तारीख कहेंगे। तो 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। डेट आपको अगर एग्जैक्टली, ऐसे तो आपको साल सबको याद रहता है कि 1757, लेकिन आपसे अगर एग्जैक्ट डेट पूछ दिया कि किस डेट में हुआ था, तो 23 जून, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें बंगाल यूज किया जा रहा है, तो उस समय का बिहार ही है ना बंगाल। हाँ देखिए उस समय क्या है कि उस समय जो हम बिहार बोल रहे हैं, तो बिहार एक्चुअली बंगाल में ही आता था, नाम उस समय बंगाल ही था, लेकिन हम चूंकि उस इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हम बिहार वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली बंगाल ही, हाँ एक्चुअली वो बंगाल ही था,
और बंगाल में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा और असम सब आता था। ठीक है, बंगाल ही उस समय नाम था, लेकिन चूंकि अब हम बिहार के हैं और बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिहार वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उस समय बिहार कहिए या बंगाल कहिए, सब एक ही बात है। हाँ, उस समय बिहार और बंगाल अलग नहीं है। हाँ, जहाँ बिहार के वर्ड हम आज यूज कर रहे हैं तो उससे हम अपने क्षेत्र का मतलब आज के बिहार का सेंस लेने लगते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है, समझ गए? जैसे वो समझना पड़ेगा लाइन से, क्योंकि ये देखिए बहुत मिक्स चीज है। क्योंकि आप उस समय बिहार जैसा अलग तो कोई था नहीं। उस समय बिहार नाम से कोई एरिया नहीं था। ठीक है, बंगाल ही कहा जाता था। तो अब आज के बिहार की आप बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपका समझ रहे हैं कि अच्छा आज का जो बिहार का एरिया है तो उस समय का, तो इसीलिए वो आपको समझने वाली बात है कि कहाँ हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपको आज और वो तब अगर ये नाम एक ही है तो आपको समझना पड़ेगा तब का। जैसे आज हम रोम कहते हैं तो रोम आज एक शहर है सिर्फ, लेकिन इतिहास में जाएंगे तो पूरा एक साम्राज्य था, रोमन एम्पायर था एक रोम। तो हाँ, रोम आज एक शहर है, इटली का कैपिटल है रोम, एक शहर है मात्र। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में रोम कहेंगे तो रोम एक पूरा एक एम्पायर, कई देश थे उसमें, समझ गए? तो रोम कहेगा आदमी, इतिहास में कहेगा तो उसका हमें फिर मतलब समझना होगा उस समय के एम्पायर से। और आज हम रोम कहेंगे तो आज मात्र उसका एक शहर हो गया है, समझ गए? तो इस तरह से थोड़ा सा हिस्ट्री में हमें इस चीज को समझना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें देखिए आगे देखेंगे कि आपका प्लासी की जो लड़ाई हुई, वॉर बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून को। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज जीत गए थे और ये हार गए थे। सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था, तो सिराजुद्दौला को हटा के फिर किनको बना दिया गया था? मीर जाफर, जिसने कि सिराजुद्दौला के खिलाफ मदद की थी अंग्रेजों की। तो मीर जाफर, ऐसे गद्दार को भी आज के डेट में मीर जाफर कहा जाता है कि वो गद्दारी किया था अपने राजा से। तो मीर जाफर को नवाब बन गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देंगे कि उस आज का जो बिहार की एरिया बात कर रहे हैं, कि आज का जो बिहार है उसका जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में आ गया था? राजा राम नारायण। उस समय इस एरिया बिहार, आज का जो बिहार एरिया है, इसका जो उस समय राजा थे, ये मतलब उस समय वहाँ का उस समय लीडर थे, तो राजा राम नारायण नाम था, उसके कंट्रोल में आ गया था आज के बिहार का। हालांकि मीर जाफर बना था बंगाल का नवाब, लेकिन यहाँ का कंट्रोल आ गया था राजा राम नारायण के हाथ। उसके बाद फिर आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया में कि मीर जाफर के बाद फिर से मीर कासिम जो है वो नवाब बना था 1760 में। लेकिन फिर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। तो यहाँ देखिए एक ध्यान देने वाली बात है कि मीर कासिम जो है वो 1761 में, क्योंकि वो चाहता था अंग्रेजों से अलग अपना इस्टेब्लिश करना, कि अंग्रेजों के कंट्रोल से हटाए अपने इसको, क्योंकि अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया था पहले। आप मॉडर्न इंडिया ध्यान थोड़ा देंगे कि बंगाल पर कंट्रोल हो गया था। मीर जाफर को या मीर कासिम को बनाया था तो अपना पूरा यहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश, द्वैध शासन इस्टेब्लिश कर लिया था अंग्रेजों ने। कहने को यहाँ नवाब होता था, लेकिन कंट्रोल उसको कौन करता था? उसको अंग्रेज कंट्रोल करते थे। तो मीर कासिम जो है इससे इसको बदलना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहे। तो इसलिए जो है उसने अपनी जो उसका कैपिटल था, राजधानी था, उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, और कैपिटल को मुर्शिदाबाद, जो पहले मुर्शीद कुली खान ने बसाया था मुर्शिदाबाद, तो वहां से कैपिटल चेंज करके मुंगेर ट्रांसफर कर लिया था। तो ये पूछा जाता है कई बार कि मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहाँ ले गया था या कौन ले गया था मुंगेर कैपिटल? तो इसमें मीर कासिम ने किया था ऐसा 1761 में। और उसी ने जो है मुंगेर के प्रोटेक्शन के लिए, मुंगेर के सुरक्षित करने के लिए वहां एक किला बनाया था, फोर्ट बनाया था, मुंगेर का किला जो है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो आपके राम नारायण जो थे,
राम नारायण, दीवान राम नारायण या राजा राम नारायण, तो उनके साथ संबंध जो उतना ठीक नहीं था, ठीक है। तो ये ब्रिटिश से मिल गया राम नारायण जो है, ठीक है। फिर राम नारायण जो है ब्रिटिश से मिल गया, तो फिर मीर कासिम ने ब्रिटिश को चिट्ठी लिखा कि हमें राम नारायण को सौंपा जाए। तो राम नारायण को सौंप दिया गया, जिसको कि फिर उनको हत्या हो गया, उसका सजा हो गई फांसी की जो है राम नारायण को। तो इसमें एक याद रखने वाली बात है कि मीर कासिम जो है उसने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था ट्रांसफ़र 1761 में, और उसी ने मुंगेर का किला भी बनवाया था, ठीक है। हाँ, तो इसमें कुछ चीज़ें आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं। हाँ, बिहार स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं पढ़ा, उस चीज़ों को ध्यान देंगे। तो उसके बाद जो है आपका मीर कासिम जो है, अब उसके बाद ये भी आपको बता चुके हैं कि जो उस समय जो फरमान दिया जाता था किसी राजा या नवाब के द्वारा, उसके बाद तो उसको दस्तक कहते थे, बाद में दस्तक कहने लगे थे। कि दस्तक में क्या होता था कि भाई जो भी अगर अधिकारी आया, ब्रिटिश अधिकारी आया, तो उसको सब राजा जाके उसको अपना अपना तरफ से एक गिफ्ट देते थे, ठीक है, उपहार देते थे, जाके तरह तरह की चीज़ें उनको जाके देना रहता था। तो ये दस्तक फैसिलिटी का बहुत मिसयूज़ करने लग गए थे ऑफिसर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो मीर कासिम ने चाहा इसको रोकना कि ये लोग बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाली पैसा बटोरना चाह रहे हैं और हमें हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है। तो इससे दोनों में टेंशन हो गया मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में। तो फिर जो है ब्रिटिश ने अटैक करा जो है मीर कासिम पर, और जो है मीर कासिम और इसमें लड़ाई हुआ, जो कि आगे चल के बैटल हुआ, बैटल ऑफ उदय नाला, उदय नाला का लड़ाई हुआ, उदवा नाला का युद्ध हुआ, ठीक है। राजमहल, बिहार का जो राजमहल एरिया है, जो झारखंड का एरिया है, राजमहल हिल्स सटा हुआ झारखंड से, तो हाँ वहाँ पर जो है इनकी लड़ाई हुई कब, 1763 में, 2 सितंबर 1763। ये डेट ये सब याद रखेंगे क्योंकि स्टेट में आपको एग्जैक्ट डेट दिया जाता है। तो 2 सितंबर 1763 को बैटल ऑफ उदय नाला या उदवा नाला हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। तो मीर कासिम जो है वो हार गया, लेकिन वो भाग गया और जाके भाग के अवध राज्य में चला गया, अवध में जाके अवध के नवाब के पास जाके शरण लिया। तो मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफ़र जो कि ब्रिटिश से मिला था, उसको अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया बंगाल का जो है। ओके, इसके बाद फिर जो है इनमें लड़ाई हुई है जो आपको, तो इसके बाद हम जो अगला इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केवल इतना ही तो लिखना है ना जितना हम लोग हाँ 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 हाँ, इसके बाद आपके इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है कि कैलकाटा काउंसिल, कलकत्ता में जो जो काउंसिल था, परिषद था, जिला परिषद जो वहाँ का, सॉरी प्रेसिडेंसी का था, तो कलकत्ता काउंसिल, कैलकाटा काउंसिल ने हेक्टर मुनरो को वहाँ कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया था, ठीक है, सेनापति नियुक्त किया था हेक्टर मुनरो को, ठीक है। उस समय आपको बताया था कि गवर्नर जनरल के साथ साथ एक कमांडर इन चीफ का भी पोजीशन बनाया गया था, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो को उस समय कमांडर इन चीफ बनाया गया था। मुनरो जो है वो पटना आए थे, ये पूछा जाए तो मुनरो पटना आए जुलाई 1764, जुलाई 1764 में मुनरो पटना आए थे, और जो है वो जो है
1764 को जो बक्सर का लड़ाई हुआ, ठीक है, उसमें मुनरो ही ब्रिटिश की तरफ से सेनापति थे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। उसी ने वहाँ बक्सर की लड़ाई की है, जिसमें कि वो एक तरफ ब्रिटिश थे, दूसरी तरफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा, अवध के नवाब वगैरह सब जो है हारे थे। तो इसमें इलाहाबाद का ट्रीटी हुआ था इसके बाद, जो 1765 में, जिससे कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी का राइट्स मिल गया था, अधिकार मिल गया था अंग्रेज़ों को। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में। तो आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ, देखिए जो प्लासी का लड़ाई हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसमें कौन वहाँ पर था लीडर, रॉबर्ट क्लाइव था। डेजी सुन रहे हैं? हाँ। और बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, इसमें कौन था अंग्रेज़ों का लीडर, इसमें था हेक्टर मुनरो। अभी बताया आपको कि हेक्टर मुनरो को जो है सेनापति नियुक्त करके भेजा गया था, और उसी ने बक्सर का लड़ाई जो है लड़ा है अंग्रेज़ों की तरफ से, और हराया था अवध, बंगाल और इसके शासक को, मुगल शासक को, तीनों की मिली हुई ताकत को भी हरा दिया था। देखिए अवध आज का यूपी जो है, हाँ, तो आज का यूपी, आज का दिल्ली पर उस समय मुगल का शासन था, और बंगाल नवाब का शासन, मीर कासिम जो था। इन तीनों ने अपनी मिला के सेना लड़ी, लेकिन फिर भी उधर से अंग्रेज़ों ने, यानी हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। ठीक है, तो इससे मतलब बक्सर की लड़ाई के बाद हुआ था कि फिर ये भारत में इस्टेब्लिश हो गया कि भाई अंग्रेज़ों को हराना असंभव है। जब तीन तीन राजाओं की, तीन तीन, उसमें मुग़ल सम्राट भी, मुग़लों की भी सेना थी, और नवाब बंगाल का, और जो है यहाँ बिहार का, इन लोग सब अवध का मिल के भी हरा नहीं पाया, तो कौन हरा सकता है। तो यहाँ से ब्रिटिश का बिल्कुल बिना रोक टोक का शासन, हाँ, मोनोपोली दम इस्टेब्लिश हो गया था भारत में, कि भारत में इनको कोई, हाँ, ब्रिटिश के पास भी सैनिक था, लेकिन देखिए ब्रिटिश के पास, मैंने आपको बताया था, संख्या से ज़्यादा उनमें क्या था कि डिसिप्लिन था। वो ट्रेंड थे, उनके पास मॉडर्न हथियार थे, बंदूक वगैरह थे, जो यहाँ के लोग खाली भाला और तलवार से लड़ते थे, और उनके पास उस समय बंदूक था, तोप था। ठीक है, तो इस कारण से बड़ी बड़ी सेना को भी ये आराम से हरा देते थे। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई से जो है इनका बिल्कुल एक छत्र शासन इस्टेब्लिश हो गया था भारत में, और इनको कोई भी चुनौती देने वाला नहीं रह गया था। ठीक है, नहीं है, गए हुए हैं, यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ। तो फ़ोन से उनसे बतिया लीजिए। हाँ, तो जो है यहाँ हम देखें कि बक्सर की लड़ाई से जो है अंग्रेज़ों का भारत में बिल्कुल एक छत्र शासन, आपसे कभी पूछा जाए कि किस लड़ाई के बाद जो बिना एक बिल्कुल पूरी तरह से उनका एक छत्र शासन स्थापित हो गया भारत में, तो वो था बक्सर का लड़ाई, बक्सर का युद्ध। बक्सर के बाद जो है प्लासी के युद्ध में उनको लोग मान गए थे कि भाई एक बड़ी शक्ति है अंग्रेज़। ठीक है, भारत में अंग्रेज़ एक बड़ी शक्ति हैं, इनको कोई ऐसे आप हल्के में नहीं लीजिए। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद जो है बिल्कुल इनका स्थापित हो गया कि इनको कोई हरा नहीं सकता है, भारत में ऐसा कोई नहीं है जो इनका सामना कर सके। एक छत्र शासन इनका स्थापित हो गया था बक्सर की लड़ाई से। तो बक्सर की लड़ाई तक, और फिर आते आते आगे चल के इनका जो है मतलब पूरी तरह से धीरे धीरे शासन पूरे देश में फैल गया। ठीक है, यहाँ बक्सर में तो बंगाल और मुगलों पर भी इनका शासन हो गया था, मुगल भी हार गए थे, संधि कर लिए थे। और उसके बाद हाँ 1765 से लेके 1857 तक पूरे देश में इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो वो हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है पीपल्स मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसके बाद इनके जो शासन इन्होंने करना शुरू किया, तो लोगों में इनके खिलाफ जो है थोड़ा धीरे धीरे असंतोष होने लग गया, लोग इनसे परेशान होने लग गए, और इनके खिलाफ आंदोलन होना शुरू हो गया। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज आगे कराएं कि यहीं तक रहने दें अभिषेक? हाँ, चलिए।
तो इसको नोट कर ली। डिसकंटेंट मतलब असंतोष मतलब क्या? असंतोष का मतलब है मतलब कि क्या बोलते हैं, नाराजगी, हाँ। तनाव। अच्छा। हाँ। और तो ये ब्लड बाथ मतलब खून ब्लड बाथ बहाना मतलब कत्लेआम, मार कत्लेआम काट। मतलब मार काट। हाँ, बिल्कुल मार काट मचा देना। ओके। हाँ, तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो और इसका ये भेज इसका अभी हाँ, डाल भेज दीजिए। देंगे, भेज देते हैं। अभी डाल ही दीजिए। हाँ, डाल देते हैं। तो या इसको लिख लेंगे ना इसको। हाँ हाँ अंडरलाइन कर लेंगे, जो जो बताया था उसको नोट कर लेंगे। और आज इसको रिवाइज कर लीजिए, इसके साथ साथ जो थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया का भी है, तो आपको, उसके साथ हाँ, साथ वो भी कवर हो उसको जाएगा। रिवाइज कर लेंगे थोड़ा। और हम लोग फिर इसमें कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जो इनके विद्रोह लोगों ने करना शुरू किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके बारे में कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।